टूट जाएगी। हिंदी ये आगे जाकर दो भागों में टूट जाएगी। तो ध्यान इसमें ये रखना कि ये और पतली हो जाएगी। जो जो ये आगे जाएगी और विभाजित होती जाएगी, इसका जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, इसका व्यास कम होता जाएगा। यानी ये चौड़ी थी, अब ये आगे जाकर थोड़ी पतली हो जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलेंगे? प्राथमिक श्वसनी। फिर ये प्राथमिक श्वसनी वो आगे और पतली हो जाएगी, उसे हम कहेंगे द्वितीयक श्वसनी। क्या बोलेंगे? इसे क्या कहा जाएगा? द्वितीयक श्वसनी। और ये आगे जाकर और पतले भागों में विभाजित होगी, जिसे क्या कहा जाएगा? तृतीयक श्वसनी। क्या बोला जाएगा? तृतीयक श्वसनी। मतलब चौड़ी कौन थी? श्वास नाल थी या ट्रेकिया थी? ये आगे जाकर दो भागों में टूटी, इसको हमने क्या बोला? प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी फिर से आगे जाकर विभाजित हुई, इसे क्या कहा गया? द्वितीयक श्वसनी। और द्वितीयक श्वसनी फिर से आगे जाकर और छोटे छोटे पतले पतले भागों में डिवाइड हुई, इसे हमने क्या कहा? तृतीयक श्वसनी। और फिर तृतीयक श्वसनी वो भी आगे जाकर और पतले भागों में विभाजित होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? श्वसनिका। क्या कहेंगे? श्वसनिका। और श्वसनिकाएं जो है वो आगे जाकर और पतले भागों में विभाजित होगी, जिसे कहेंगे श्वसन श्वसनिका। क्या बोलेंगे? श्वसन श्वसनिका। और अब लास्ट, ये श्वसन श्वसनी का आगे जाकर बिल्कुल अपने बाल होता है वैसी पतली नलियों में बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि बालों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केश। तो उनको बोलेंगे हम केशिकाएं। क्या बोलेंगे? केशिकाएं। तो ये आगे जाकर बिल्कुल पतली नलियों में बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? केशिकाएं। और ये केशिकाएं आगे गुब्बारे जैसी संरचना में खुलेगी। इसके आगे क्या जुड़े रहेंगे? गुब्बारे जैसी संरचना जुड़ी रहेगी। इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं कूपिकाएं। क्या बोलते हैं? कूपिकाएं या फिर वायुकोश। क्या कहते हैं? वायुकोश या कूपिकाएं। और अब ये पूरी संरचना जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, उसको बोलेंगे हम फेफड़ा या फुफ्फुस। क्या बोलेंगे? फेफड़ा या फुफ्फुस। ये क्या बन गया? अपना फेफड़ा। और इधर भी ऐसी कैसी संरचना होगी वो बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक साइड में आपने दिखा दिया तो उससे एग्जामिनर समझ जाएगा। और इस साइड में भी फेफड़ा होगा। इन दोनों फेफड़ों का आप देख रहे हो, थोड़ा अंतर आपको लग रहा होगा। क्या अंतर लग रहा है? ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, ये मैंने थोड़ा छोटा। पहली बात तो ये अपन अपने दोनों हाथ है, तो ये कौन सी तरफ है? बाई साइड, लेफ्ट साइड। इसको हम बायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां। और इसको हम क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। लेकिन जब हम जीव विज्ञान का कोई भी चित्र बनाते हैं, विशेष तौर पे जंतु विज्ञान का जो भी हम चित्र बनाएंगे, अपने शरीर से संबंधित जो भी चित्र बनाएंगे, तो ये हम जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसका मुंह हमारी तरफ है। जैसे मैं इस बोर्ड पे किसी व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा, उसके फेफड़े में देख रहा हूँ, तो उसका मुंह अपनी तरफ होगा, तो उसका इस साइड में क्या आ जाएगा? दायां। और इस साइड में क्या आ जाएगा? बायां। तो नॉर्मली जिस साइड में बायां होता है उस साइड में हमें क्या लिखना है? दायां। और जिस साइड में दायां होता है उस साइड में क्या लिखना है? बायां। तो इस साइड, ये साइड असली में कौन सी थी? बाईं। तो ये फेफड़ा कौन सा होगा? दायां फेफड़ा। कौन सा होगा? दायां।
इसको हम लिखेंगे दाया फेफड़ा या दाया फुफ्फुस। ये कौन सा फेफड़ा होगा? बायां, जो कि दाईं ओर बनाते हैं। अब बायां फेफड़ा मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे यहाँ पे हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हृदय। तो उस हृदय को जगह देने के लिए इसमें छोटी सी ऐसे खांच होती है, इस खांच को बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच या हृदय खांच। तो यहाँ पे हृदय स्थित होता है, इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है। और ये छोटा होता है तो इसमें 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 2। और जो दायां फेफड़ा है उसमें कितने खंड होते हैं? 3। उसमें 3 खंड पाए जाते हैं। ये इन दोनों फेफड़ों में अंतर है। ये याद रखिएगा, दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। दाएं फेफड़े में ये कार्डियक नॉच या हृदय खांच नहीं पाई जाती, जबकि बाएं फेफड़े में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हृदय होगा। ठीक है। और तीसरी बात, दाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं? 3, जबकि बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? 2। और फिर इनके नीचे एक गुब्बारे नुमा, जैसे गुब्बारा होता है तो उसकी परत कैसी पतली सी होती है, रबड़ कैसा होता है, खींच सकते हैं, तो वैसे की वैसी एक पतली झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है जो अपने पेट यानी उदर गुहा को अलग करती है। ऊपर क्या है? छाती। छाती को हम बोलते हैं वक्ष। वक्ष गुहा, अंदर खाली भाग है अपने छाती में, तो उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। पेट में जो खाली भाग है उसको बोलते हैं उदर गुहा। तो पेट को और छाती को अलग करती है ये रबड़ जैसी पतली सी झिल्ली होती है, पेट को और छाती को अलग करती है, यानी उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग अलग करती है। और इस भाग को कहा जाता है डायाफ्राम। क्या कहा जाता है? डायाफ्राम। पट्टी या मध्य पट्टी कह सकते हैं। तो अब समझिए, वापस एक बार शुरू से ब्रीफली हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, एक बार वापस इसकी बात कर लेते हैं। तो जो मानव श्वसन तंत्र, श्वसन आप समझ गए, श्वसन का मतलब क्या होता है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है। सांस लेना और छोड़ना तो क्या कहलाता है? संवातन। क्या कहलाता है? संवातन। सांस अंदर भरते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं? निःश्वसन या अंतःश्वसन। और जो श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन या बहिःश्वसन। तो सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं होता है, सांस को अंदर भरना और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? संवातन। संवातन। तो फिर श्वसन क्या होता है? श्वसन ये होता है जो भोजन हमने खाया है वो पचा अपने शरीर में जाके, और उस पचे हुए भोजन से क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। और इसके लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नासिका की या नाक की। तो नाक अपने शरीर में कितना होता है? 1, लेकिन उसमें छिद्र कितना पाए जाते हैं? 2। और उन छिद्रों में अंदर की तरफ क्या होता है? बाल पाए जाते हैं। वो बाल क्या करते हैं? जब हम सांस को अंदर भरते हैं यानी निःश्वसन की क्रिया करते हैं, तो उसके साथ में जब वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें जो धूल के कण होते हैं, रेत मिट्टी होती है, वो भी नाक के अंदर घुसती है, तो उसको वो रोकने का कार्य करता है। तो ये चीज समझ में आई आपको? नासक हुआ, मुख हुआ, तो मुंह से जो गुफा निकलती है या जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम मुख हुआ कहते हैं। तो यहाँ से भी सांस को लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ से सांस को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो बाल है नहीं और बाल नहीं है इसके अंदर। तो अगर कोई रेत मिट्टी के कण जा रहा है तो वो इससे रुकेगा नहीं। उसके बाद में दूसरा पार्ट कौन सा? ग्रसनी, जहाँ पे ये नासक हुआ और मुख हुआ दोनों मिल रहे हैं आपस में, उस भाग को ग्रसनी कहा जाता है। और इस ग्रसनी वाले भाग में क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन पाया जाता है। ये क्या करता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं शरीर के अंदर, तो ये श्वास की नली को बंद कर देता है, ताकि भोजन का जो कण है वो इस श्वास नली में ना जा पाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद में ग्रसनी से ये चौड़ी नली निकलती है, जिसको हम श्वास नली या श्वास नाल या ट्रेकिया कहते हैं। और इसमें सी आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं? इस नली को पिचकने से रोकते हैं। अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं होंगे तो जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल देते हैं, गुब्बारा कैसे पिचक जाता है वैसे पिचक जाएगी ये नली। तो ये श्वास नाल को पिचकने से रोकते हैं।
और फिर ये श्वास नाल आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। ये प्राथमिक श्वसनी है दोनों। एक प्राथमिक श्वसनी जाती है दाएं फेफड़े में, दूसरी प्राथमिक श्वसनी जाती है बाएं फेफड़े में। और फिर ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर द्वितीयक श्वसनी में टूट जाती है, द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर तृतीयक श्वसनी में, और तृतीयक श्वसनी आगे जाकर श्वसनिका में, श्वसनिका आगे जाकर श्वसन श्वसनिका में, और श्वसन श्वसनिका आगे जाकर केशिका में। ये बहुत पतली नलियां होती है, बाल समान पतली नलियां होती है, इसलिए इसको हम केशिकाएं बोलते हैं। इस प्रकार ये पूरा वृक्ष के समान, वृक्ष की शाखाओं के समान एक संरचना बनती है। तो इसको श्वसन वृक्ष भी कहा जाता है। श्वसन वृक्ष कहाँ से शुरू होगा? प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर श्वसन श्वसनिका, अंत में केशिकाएं और वायुकोश। और इनके नीचे एक रबड़ की झिल्ली के जैसी संरचना पाई जाती है, जो उदर हुआ यानी पेट को और वक्ष हुआ यानी छाती को अलग अलग रखती है। इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। सामान्य अवस्था में ये कैसा रहता है? गुंबदाकार, जैसे मंदिर का ऊपर वाला भाग होता है ना, मंदिर की छत ऐसे रहती है, तो उसको हम बोलते हैं गुंबद। तो नॉर्मल अवस्था में ये गुंबदाकार होता है। तो गुंबदाकार होने से फेफड़े छोटे रहते हैं, और जब सांस को हम अंदर खींचते हैं, सांस को अंदर बढ़ते हैं, अंतर श्वसन करते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। ये जो डायाफ्राम है ये कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। तो चपटा हो जाएगा तो फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, तो ये फेफड़े फैलेंगे। इन फेफड़ों के फैलने के लिए हमको हवा चाहिए, तो वो हवा हम बाहर से ग्रहण करेंगे, यानी सांस को अंदर भरा जाएगा। और जब श्वास को बाहर छोड़ना है तो ये वापस कैसा हो जाएगा? गुंबदाकार हो जाएगा, जिससे फेफड़े पिचकेंगे और श्वास को बाहर त्याग दिया जाएगा। कई बार ये लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसमें चाकू डाल देते हैं पेट में, पेट में चाकू डाल देते हैं और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वो मृत्यु किस कारण होती है? वो चाकू सीधा डाला जाता है तो वो तो उधर गुआ में जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर तिरछा डाल दिया जाए तो वो इस डायाफ्राम में चला जाता है, और डायाफ्राम पंक्चर हो जाता है, यानी इस डायाफ्राम में छेद हो जाता है। इस कारण फिर व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़ों का प्रसार नहीं हो पाता है, वो सांस नहीं ले पाता है, इस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और एक चीज और ध्यान रखनी, जब हम श्वास भरते हैं तो ये पसलियां, ये फेफड़े किससे सुरक्षित रहते हैं? पसलियों से। और पसलियां कितने जोड़ी होती है इसके अंदर? 12 जोड़ी, यानी 12 इधर होगी, 12 इधर होगी, उनसे बनकर पूरा एक पिंजरे समान संरचना बनती है, जिसको हम पसली पिंजर कहते हैं। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो ये पसली पिंजर किस तरफ गति करता है? ऊपर की ओर। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पूरा ये किस तरफ गति करता है? नीचे की ओर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।